गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने सिलेबस का अध्ययन किया और सिलेबस के बारे में चर्चा की। आज उसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और सिलेबस में से पहला पार्ट जो आपका है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। आपका जो पहला पार्ट है ये देखिए, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ये जो पहला पार्ट है वो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा जो सभ्यता है उसको इस पाठ में बताया गया है और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ हमारे को इस सभ्यता के बारे में विस्तार से बताती है। तो पाठ हम प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। आप यहाँ पर ये मोहर देख रहे हैं। मोहर होती है जो सील या स्टाम्प जिसको हम बोलते हैं। तो उस समय जो मोहरें होती थी वो मोहरें हमको उस समय के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशिष्ट वस्तुएं हैं उनमें ये भी एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसको हम मोहर, सील या स्टाम्प के नाम से जानते हैं, जिससे ठप्पा लगा के कोई चित्र या कोई लेख उकेरा जाता है। यहाँ पर एक मोहर का चित्र बताया है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब ये शैली है तो इसमें जो लिपि है उसको आज तक पढ़ना संभव नहीं हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस पर अक्सर जानवरों के चित्र होते थे, पशु पक्षियों के चित्र होते थे और पशु पक्षियों के चित्र के साथ में कोई लिपि उत्कीर्ण है, लेकिन विद्वान और पुरातत्वविद इस लिपि को आज तक पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसलिए ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ इस सभ्यता के बारे में हमको बहुत कुछ बताती हैं। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं से, तो उस समय जो लोग रहते थे और जो वस्तुएं उपयोग में लेते थे उन वस्तुओं से हमको उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे आवास यानी रहने के स्थान, मृद भांड मिट्टी के पात्र, उस समय जो लोग आभूषण पहनते थे, जो औजारों का उपयोग करते थे, मोहरों, जो मोहर जिसकी चर्चा भी हमने की, एक विशिष्ट पुरावस्तु। तो ये सब चीज़ें हमें उस समय की जानकारी प्रदान करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि उस समय की जो पुरावस्तुएं हैं, जैसे आवास है, मिट्टी के पात्र हैं, आभूषण हैं, औजार, मोहरें, ये सब चीज़ें हमको उस समय की अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, उस समय की जानकारी हमको देते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। अब हम यहाँ पर ये भी चर्चा करेंगे कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं यानी आवास, मृद भांड, मोहरें, औजार, आभूषण, इनकी व्याख्या कैसे होती है और ये कैसे हमको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं। आज भी सभ्यता की कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी जानकारियां हैं जिसको हम जानते नहीं हैं। हो सकता है हमेशा ही रहे, लेकिन किस प्रकार से उस समय की पुरावस्तुएं हमको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करती है, उस विषय को हम यहाँ पर विस्तार से जानकारी के लिए प्राप्त करेंगे। मनके तथा बाट तथा पलक, या नीचे एक चित्र दिया है आप देख रहे हैं ये वाला, इनमें ये फलक हैं जो किसी चीज़ को उकेरने में या काटने में यूज लिया करते थे। और ये जो है ये उस समय के बाट हैं।
जो कि माप तोल की इकाई होती है। बांट किसी चीज़ को तोलने में यूज लेते हैं। और ये उस समय के मनके हैं। मनके यानी हार होता है, उसमें जो मोती पिरोए जाते हैं, मोती या मनके जो माला में पिरोए जाते हैं वो हैं। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मोती, ये बाट और ये फलक, ऐसे करके ये इस चित्र में उस समय की जो पुरातात्विक वस्तुएं उनको बताया गया है। पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल, ये देखिए कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिनको देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ये जो सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसका विस्तृत नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। कहने का तात्पर्य है कि सिंधु नदी के आसपास ये क्षेत्र बसे हुए हैं, सिंधु नदी के आसपास ये लोग बसे, इसलिए इस सभ्यता को नाम सिंधु घाटी सभ्यता हमने या विद्वानों ने दिया है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरें, वहाँ से क्या क्या मिली हैं, मोहरें, मनके, बांट, पत्थर, फलक और पक्की ईंटें इसमें सम्मिलित है। मिट्टी की ईंटें बनाकर उनको पकाया गया, तो ये सब चीज़ें हमको वहाँ से मिली है। ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है। अब ये इतनी चीज़ें मिली हैं जो एक काफ़ी बड़े विस्तृत क्षेत्र से मिली हैं, जिनमें अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का भाग है तथा गुजरात, इन क्षेत्रों से ये चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। ये एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। तो ये क्षेत्र अगर हम देखें तो काफ़ी लंबे एरिया में है, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, इतने बड़े क्षेत्र में ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। इस सभ्यता का नामांकन हड़प्पा नामक स्थान पर, जहां संस्कृति का पहला खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। सिंधु घाटी का दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस सभ्यता का जो पहला खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा, इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस सभ्यता का काल निर्धारण जो किया गया है वो किया गया 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियों का अस्तित्व में, जिन्हें क्रम से आरंभिक तथा पर्वतीय हड़प्पा कहा जाता है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में पहले और भी कोई सभ्यता थी और इस सभ्यता के बाद में भी इस क्षेत्र में कई सभ्यताएं आई, इसलिए कहा गया है कि इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रम से आरंभिक तथा पर्वतीय सभ्यता कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस सभ्यता से पहले भी यहाँ पर कोई सभ्यता मौजूद रही थी। यहाँ जो आपके मानचित्र दिया है उस पर दृष्टिपात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, और जो पहला खोजा गया जो स्थल है, आप देखिए पहला जो खोजा गया आपका स्थल है वो है हड़प्पा। ये देखिए यहाँ पर ये हड़प्पा, और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में है मोहनजोदड़ो, जो कि इस सभ्यता का राजधानी कहलाता है। ये आप देखिए, और भी महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे सबसे पश्चिम का जो स्थान है
वह है सूत का गेंडोर। ये मांडा जो कि इस सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा है। और हमारे हरियाणा में भी इस सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान, जिनमें ये राखीगढ़ी, मीठातल, बनावली इत्यादि स्थान हैं। राजस्थान में इस सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान है वो आपका है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और भी इस सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें ये गुजरात में आप देखेंगे नागेश्वर, संगपुर, लोथल, ये देखिए यहाँ पर लोथल है, और धोलावीरा, ये देखिए इधर धोलावीरा। ये सब महत्वपूर्ण स्थल इस सभ्यता के। और जो वर्तमान पाकिस्तान में कुछ स्थान पड़ते हैं, जिनमें बालाकोट, आमरी, ये वाली कोट दीजी यहाँ पर, तो ये इस सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर बताए हैं, जिनको हम दृष्टिपात करेंगे। क्योंकि जब इस सभ्यता को हम पढ़ेंगे तो कौन सा स्थान कहाँ पर है, आपके जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न आता है वो भी यहाँ से आता है। कि जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में। इसी प्रकार से नागेश्वर है, रंगपुर है, लोथल है, ये सब गुजरात में, धोलावीरा, और आगे कई स्थान हैं, मांडा जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे करके राखीगढ़ी, मीठातल हरियाणा में, बनावली, तो ये कुछ स्थान दिए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे शब्दों का अर्थ बताया है। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। बीसी का मतलब क्या है? ईसा पूर्व। बीसी से तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, तात्पर्य है ईसा पूर्व। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाया है। यह एनोडामनी नामक दो लिटिल शब्दों से बना है। एनोडामनी दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म की वर्ष से। आजकल ए डी की जगह सी ई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई का अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। तो ये कुछ शब्दों के अर्थ हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व और सी के लिए बीपी के लिए वर्तमान में से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। अर्थात जो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर है अपनी पुस्तक में, वो है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईस्वी जो ईसा के बाद का काल है, वो इसमें ईस्वी में गिना जाता है। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पाई संस्कृति। सिंधु और चोलिस्तान, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। बस्तियों की कुल संख्या सिंधु में 106, चोलिस्तान में 239। आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंधु प्रदेश में 52 और चोलिस्तान में 37। विकसित हड़प्पा स्थल सिंध प्रदेश में 65, चोलिस्तान में 136। नए स्थलों में विकसित हड़प्पाई बस्तियां सिंध प्रदेश में 43, चोलिस्तान में 132। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में 29 और चोलिस्तान में 33। ऐसे करके ये कुछ स्थलों को यहाँ पर दर्शाया है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में थे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आरंभ, सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ। आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। कहने का तात्पर्य है ये जो सभ्यता है
जो हड़प्पा सभ्यता, इससे पहले भी यहाँ कोई सभ्यता अस्तित्व में थी, यानी कोई सभ्यता थी यहाँ पर। ये संस्कृतियाँ तथा अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबद्ध थी और अलग अलग सभ्यताओं की अलग अलग विशिष्ट मृद भांड शैली थी। तात्पर्य कि इनके अपने अपने विशेष पात्र होते थे मिट्टी के, जिससे ये समझ में आता है कि यहाँ पहले भी कोई सभ्यता थी। तथा इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिले हैं और हमको कुछ विशेष साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे कृषि से संबंधित, पशुपालन से और शिल्पकारी से संबंधित। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी, छोटे छोटे गांव होते थे बस्तियाँ। इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों को त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। यानी आरंभिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे और बाद में जो विकसित हुए, उनमें बीच में काफ़ी समय का गैप था, क्रमभंग यानी समय का काफ़ी बीच में डिस्टेंस था। तो ऐसे करके आरंभिक हड़प्पा के बारे में यहाँ पर बताया है। अब निर्वाह के तरीके, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से रहते थे, उस विषय की जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में प्राप्त करेंगे। आज की क्लास आपकी यहाँ पर पूरी करते हैं। जय हिंद।